हेलो दोस्तों। बैट्रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, कईयों को चुभेगा, कईयों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो सत्य है, अटल सत्य है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। आपने अपने दैनिक जीवन में एक शब्द सुना होगा जिसे हम दलाल कहते हैं। यदि भले आदमी को दलाल कह दिया जाए तो उसका चरित्र हनन होता है। वो आदमी ये सोचता है कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन यही शब्द जब दलाल स्ट्रीट का होता है, मंडियों में दलाली होती है, जब मोल भाव होते हैं, जब हिसाब किताब होते हैं, एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पर पहुंचा जाता है, ये सब दलाली के ही पार्ट है। वर्ड जो दलाली है ये एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, लेकिन चलता है। जितनी भी अनाज मंडी है सब में दलाल ही कहते हैं। दलाल कौन है? शेयर मार्केट में भी दलाल बैठे हुए हैं, हर जगह दलाल है। और ये सारे दलाल संसद द्वारा पास कानून के अंतर्गत अधिकृत हैं। इसका मतलब देश का कानून इस वर्ड को, दलाली को मंजूरी देता है। अब क्यों इनका जो काम है वो इस प्रकार का है कि अपने ही लोगों को ठगते हैं। ये लोग उनकी ही जेब काटते हैं, उनके साथ ही खिलवाड़ करते हैं, इसलिए दलाल हो गए। यदि अपने लोगों के साथ ये ईमानदारी से काम करें, सत्यनिष्ठा से काम करें, तो ये कॉमरेड कहलाते हैं। तो कॉमरेड और दलाल ये दो चीजें, तो बैंकों में देखा होगा आपने, हम लोगों को कॉमरेड भी कहते हैं और कुछ लोग दलाली भी करते हैं। और ये जो दलाल बैठे हैं यूएफवीयू में, और वैसे इसकी हिंदी अंग्रेजी देखी जाए तो इजाद मीडिएटर कहा जाएगा या निगोशिएटर कहा जाएगा। तो निगोशिएशन का ये काम करते हैं। निगोशिएशन मीन दलाली करते हैं ये, और दलाली के माध्यम से एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं निगोशिएटेड सेटलमेंट, यानी दलाली के माध्यम से किया गया एग्रीमेंट। दोस्तों, अब इनको कॉमरेड कहेंगे, दलाल कहेंगे, ये तो आप जाने, लेकिन हां, ये ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बने हुए संगठन हैं। अब ये क्या करते हैं ये तो आपको अच्छी तरह पता है। इन लोगों ने दलाली करते करते सारी सीमाएं लंघ गई हैं, और इनका साथ देते हैं आईबीए। आईबीए एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन रेगुलेशन बैंकों पे करता है। और सभी बैंकों को दबा रखा है, जो चुपचाप से डर के मारे उनको मैंडेट दे देते हैं कि जाओ तुम भी दलाली करो, तुम बड़े दलाल, वो छोटे दलाल, और अपने साथियों की गर्दन काटो। अब आपको पता होगा इस प्रकार के जो दलाल होते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इनका सरकार को पूरा का पूरा समर्थन होता है। अब सरकार इनको क्यों समर्थन करती है? क्योंकि ये इकोनॉमिक गतिविधि से रिलेटेड होते हैं। जो दलाल स्ट्रीट बॉम्बे की, जितने भी दलाल हैं बड़े बड़े पैसे वाले हैं, पैसा आता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, स्वयं सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चली हुई है, बचत होती है, सरकार को टैक्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार ये बैंकों में दलाल बैठे हुए हैं, यानी बैंक के पेंशनों का हिस्सा काट कर ये डिविडेंड के रूप में जो भारत सरकार को दिया जाता है, उससे सरकार खुश है। तो इन दलालों को पूरा समर्थन प्राप्त है, और ये किससे प्राप्त है? भारत सरकार से। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता। उस हिस्से की लड़ाई के लिए वकील खड़ने पड़े, चाहे पुलिस फोर्स लगानी पड़े, चाहे मिलिट्री लगानी पड़े, कुछ भी लगाने, ये सब कुछ लगा देंगे, अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात ये संवैधानिक करेंगे, आर्टिकल 14 की बात करेंगे, 21 की बात करेंगे, 300 की बात करेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास की बात करेंगे, लेकिन अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये जो बैंक पेंशनर्स का केस है, और जिस कंडीशन में
इन लोगों ने हमको डाल दिया है। ये सारा जो माजरा है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप दलाली के भंवरे में फंस चुके हो। और सबसे ज़्यादा मोस्ट डिबेटेड, बहुचर्चित जो केस है वो है सिंगला केस। आज की तारीख में टॉप नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और ये यही नहीं है कि हम जानते हैं, हमारे पिटिशनर जानते हैं, हमारे वकील जानते हैं, पूरा देश, इवन सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कहीं में एक ग्रुप बना है। एक तो आर्मी वालों का OROP का केस और एक ये केस। इस केसों के लड़ने के लिए मैंने व्हाट्सएप पर देखा, एक वकीलों का समूह बना है जो प्रो बोनो विदाउट फीस इन केसों को लड़ने को तैयार है। अब जो ग्रुप है वकीलों का, जब उनका नाम देखा, हमें तो पता है कि वो सारे सरकार के खिलाफ हैं, वो अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील यदि राजी हो जाते हैं लड़ने के लिए प्रो बोनो, पता है बहुत बड़ी चीज़ है। इतना ही समर्थन बहुत है। हो सकता है हमारा नाजायज फायदा उठाया कि हमारे तो आदमी खड़े हुए हैं। और इन सब को रोकने के लिए कुचक्र ये दलाली नहीं कर रहे हैं, चारों ओर से रोका जा रहा है कि बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे। यदि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में संविधान का पालन करते हुए फैसला देता है तो इन दलालों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और सरकार की भी। यदि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादा सब तार तार हो जाएगी। क्योंकि इस केस पर पूरे देश के वकील नजर गाड़े हुए हैं। उनको पता है कि हमारा पेंशन अपडेशन है। 35.1 का इंटरप्रिटेशन करने के बाद कोई रोक नहीं सकता अपडेशन को। और यदि इधर उधर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जजेज ही नहीं है इसको इंटरप्रेट करने वाले। इस देश का पूरा लीगल सिस्टम इसको इंटरप्रेट करके बैठा हुआ है। अंदरूनी अंदर की बात यह है, वो मानते हैं हाँ ये 35.1 पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, इसमें कोई भी ढीला ढाली नहीं है। और वो भी टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, इसमें लिबरल और हारमोनियस इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं है। इसी मुसीबत से बचते हुए शायद सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा हो कि कैसे भी करके सरकार से मुसीबत से बचाए, डिसीजन से बचाए। अब बाहर आए, निकले और बोले ठीक है हम पेंशन अपडेशन कर रहे हैं और इस समस्या को सुलझा लें। लेकिन सरकार ये सोच रही है जो दिन निकल जाए वही बढ़िया है, कुछ और मर लेंगे, कुछ पैसा और बचेगा। सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि भाई अच्छा है ये इसको सुलझा ले, नहीं तो फैसला फेवर में जाता है तो क्या होगा और फेवर में नहीं जाता तो क्या होगा। और झूठ की पराकाष्ठा, झूठ की जो पराकाष्ठा है, झूठ की पराकाष्ठा आपको पीएनबी के एफिडेविट में मिलेगी। कमाल की बात है, मैं और भी बनाऊंगा वीडियोस को। 2002 में पीएनबी के एफिडेविट के अनुसार भारत सरकार अमेंडमेंट को अप्रूव करती है। और जो भारत सरकार 10 महीने का एवरेज कैसे निकाला, अप्रूव करती है 2002 में, और आईबीए को 2000 में ही सपना आ गया। उसके बेस पर 4/5/2000 को सर्कुलर निकाल दिया, सर्कुलर नंबर 937/938 के 10 महीने का एवरेज अमेंडमेंट्स का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। वो कहते हैं ना, क्रिमिनल कितना ही सातिरा से काम कर ले सुराग छोड़ ही जाता है। सुराग छोड़ दिया। दोस्तों, अंत में यह कहना चाहूंगा, इन दलालों ने कॉमरेडशिप छोड़ करके जो काम किया है, ये तो बेइज्जत हो ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने कुकर्मों से इस देश की जुडिशरी को फंसा दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट अगेंस्ट में पक देगा। और सीरियल नंबर 2,
अपेंडिक्स 1 का, उसे गुमराह करने के लिए और ये दलदल में फंस गए जाकर के। और अब तो ऐसे दलदल में फंसे हैं कहीं निकल नहीं सकते। यानी 2002 में भारत सरकार अप्रूव करती है और सपना आता है आईबीए को कि 2002 में जो सरकार अप्रूव करेगी उस 10 महीने का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उसको ये 4/9/2000 में एक सर्कुलर निकाल देंगे कि उसका किस प्रकार से फिक्सेशन किया जाएगा। वाह, मानना पड़ेगा। जैसे जैसे ये चीजें बाहर निकल करके आएंगी, इनकी बेइज्जती का कारण बनेंगी। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आएंगे। अब मेरे वीडियो यही आएंगे कि आईबीए को 4 सितंबर 2000 को सपना आया था, 2 साल पहले, कि भारत सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आएगी 2002 में, और उसको सपने को देखते हुए इन्होंने 2000 में ही 10 महीने का एवरेज अमेंडमेंट डाल दिया। अब समझने वाले अपने आप समझ गए होंगे कि ये क्या कुकर्म कर रहे थे। अब इसको भी यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।